यूरोपियन यूनियन ने आज के दिन लॉन्च कर दिया है। ये डिफेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और इसका नाम है ऑपरेशन एस्पिडाइस। ये जो ऑपरेशन है ये रेड सी के इलाके में होगा और वो इलाका इस समय हाउती के अटैक से इस समय ग्रसित हो रखा है। तो ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है इसके बारे में पिछले महीने में सहमति बन गई थी यूरोप में और उसके बाद आज इसको ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। तो जो इस ऑपरेशन का काम ये होगा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुरक्षित किया जाए, सेफगार्ड किया जाए। और इसमें जैसे हाउती के अटैक अगर किसी कॉमर्शियल शिप के ऊपर होते तो ये जो ऑपरेशन वाली जो सेना होगी यहाँ पर यूरोप की, तो वो यूरोप की जो नेवी होगी यहाँ पर मौजूद, वो इन हमलों को रोकेगी। लेकिन ये क्योंकि ये जो ऑपरेशन है केवल डिफेंसिव है, तो डिफेंसिव कहने का मतलब ये है कि हमले केवल रोके जाएंगे। हाउती जो मिसाइल छोड़ा है, हाउती के अड्डों में यूरोप की जो नेवी है वो अटैक नहीं करेगी, इसीलिए इसको डिफेंसिव नाम दिया गया है। अभी यहाँ पर अमेरिका ने भी रेड सी के इलाके में अपना ऑपरेशन शुरू कर रखा था, लगभग 2 महीने हो गए उसे। उसका नाम था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो अमेरिका का जो ऑपरेशन है यहाँ पर, तो उसने जो वारशिप यहाँ पर भेजी हुई है, तो वारशिप वो डिफेंसिव के पर्पज़ से भी भेजी गई है और उसने जो ऑफेंसिव है उस पर्पज़ से भी भेजी गई है। यानी कि अमेरिका यहाँ पर हाउती के अड्डों के ऊपर भी वो निशाना कर रहा है। लेकिन अमेरिका का जो यहाँ पर ऑपरेशन था, जो उसकी वारशिप लगाई गई थी उसने, तो नाकाफ़ी हो रही थी क्योंकि रेड सी का इलाका बहुत बड़ा है। तो इसमें अकेला एक देश इसकी पेट्रोलिंग नहीं कर सकता, तो यूरोप का आना यहाँ पर ज़रूरी था। और उम्मीद है कि यूरोप ने भी जब यहाँ पर अपना डिफेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू कर दिया तो इससे रेड सी के इलाके में कॉमर्शियल जो शिप्स है वो सुरक्षित महसूस करेगी। आज के दिन खबर आई थी कि एक कार्गो शिप थी जो रेड सी के इलाके से निकल रही थी। इसका नाम था लुबियनेरे और इसके ऊपर हाउती ने 2 मिसाइल अटैक किया जिस कारण इसमें आग लग गई थी। हालांकि जो क्रू मेंबर थे शिप के अंदर उनको सुरक्षित निकाल दिया गया था। लेकिन ये बार बार इस चीज़ को बता रहा है कि जो हाउती का अटैक है वो अमेरिका के होने के बावजूद भी वो इतना काबिल है, उस अटैक को वो अभी भी यहाँ पर कर पा रहा है। पीए फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो फॉरेन मिनिस्टर है रियाद अल मलिकी, ये आईसीजी में इन्होंने आज गए थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज सुनवाई हो रही थी, तो उसमें उन्होंने बयान दिया और बयान में इन्होंने कहा है कि इस समय गाजा में जेनोसाइड हो रहा है। और ये आगे कह रहे हैं कि जो फ़िलिस्तीन टेरिटरी जिसमें इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको तुरंत खाली कराना चाहिए। यानी कि इसराइल को इन क्षेत्रों से तुरंत अनकंडीशनल बस्ती उसने बसा रखी है उसको उसने वापस लेना चाहिए। तो ये वेस्ट बैंक की बात हो रही है। यहाँ पर ज़्यादातर जो इसराइल की बस्ती है वो वेस्ट बैंक के इलाके में है, जैसे उसमें जेरूसलम हो गया या फिर दूसरे जो वेस्ट बैंक के शहर है जेरिको हो गया। या लगभग 4 लाख के लगभग सेटलर लोग रहते हैं वेस्ट बैंक में इसराइल के, और ये गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं क्योंकि 1967 की जो लड़ाई थी उसके बाद बाउंड्री तय की गई थी और उसके प्री और पोस्ट बाउंड्री थी। तो प्री बाउंड्री के हिसाब से ये जो इलाके हैं ये सारे फ़िलिस्तीन वाले इलाके और इसमें इसराइल अपनी बस्तियां नहीं बसा सकता है, जबकि इसराइल ने लड़ाई के बाद उसने इन क्षेत्रों में बस्ती बसाना शुरू कर दिया था। तो इंटरनेशनली देखा जाए तो सभी देश इन जो बस्तियां उनको गैर कानूनी मानती है। तो इसका जो ये ऑक्यूपेशन का जो मामला है वो आईसीजे में जा रखा है और 1 साल से ज़्यादा हो गया तब से आईसीजे के ऊपर इसकी सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई को इस हफ्ते फिर से शुरू किया गया। और इसमें फ़िलिस्तीन के जो फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए थे और इसके अलावा जो यूएन में एम्बेसडर है फ़िलिस्तीन के वो भी पहुंचे हुए थे। जो इसराइल है उसने भी जुलाई 2023 को इसमें अपना सबमिशन रिकॉर्ड कराया था इस केस के ऊपर। और इसराइल का जो बयान था वो ये था कि इसराइल ने कहा था कि कोर्ट इसमें कोई जजमेंट ना दे, कोई आर्बिट्रेशन कोर्ट ना करे इस मामले में, और इसलिए ना करे क्योंकि ये जो मामला ये जो ओस्लो पीस अकॉर्ड है उसमें इसको रखा गया है और उसी के तहत इसको सॉल्व होना चाहिए। तो यानी इसराइल का ये मानना है कि कोर्ट के ये जुरिडिक्शन से बाहर है मामला और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये केस क्योंकि 1 साल से ज़्यादा पुराना है, लेकिन क्योंकि इसमें अक्टूबर 7 का जो हमला हुआ था इसराइल के ऊपर उसके बाद से जो सिचुएशन बनी है उससे जो केस है उसकी बल मिलने लग गया है। अब जो फ़िलिस्तीन का जो पक्ष है उसको लगता है कि उसका जो आर्गूमेंट है वो थोड़ा फोर्सफुल हो गया है क्योंकि जो जिस प्रकार से गाजा में कार्रवाई इसराइल कर रहा है। और तो इसी वजह से जो आईसीजे का जो ये केस है उसके जो उसमें लोगों का ध्यान भी ज़्यादा आकर्षित होने लग गया है। अब देखना ये पड़ेगा कि आईसीजे जो इस मामले में कब वो फैसला सुनाता है और क्या फ़ैसला सुनाता है। इसके अलावा आईसीजे में दूसरा केस भी फाइल किया था साउथ अफ्रीका ने, वो अभी लगभग 1 महीना हो रहा है और वो वार क्राइम के ऊपर हुआ है। जो इसराइल गाजा में कार्रवाई कर रहा है तो उसी के ऊपर साउथ अफ्रीका आईसीजे में गया था और उसने कहा था कि इसराइल वार क्राइम कर रहा है और इसराइल का जो क्राइम है इसको रोका जाना चाहिए और इसराइल का जो ये लड़ाई है गाजा में उसको बंद कराना चाहिए।
तो उसके ऊपर भी टेम्पररी फैसला आईसीजे ने सुनाया था, लेकिन वो अभी वो मामला भी चलता रहेगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा वार क्राइम का जो मामला है उसको ऊपर। तो आईसीजे में इसमें इसराइल के ऊपर 2 केसेस चल रहे हैं। इसराइल ने ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा उनको पर्सना नॉन ग्रांटा घोषित कर दिया है, और पर्सना नॉन ग्रांटे का मतलब होता है कि इनका स्वागत नहीं किया जाएगा इसराइल में। ये जो लूला है, इन्होंने बयान दिया था कल के दिन, जिसमें इन्होंने इसराइल के ऊपर आरोप लगाया था कि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है गाज़ा के अंदर, और इसराइल के ऊपर होलोकॉस्ट का भी आरोप लगाया था। इसराइल को कहा गया था कि इसराइल वही काम कर रहा है जो नाजी जर्मनी ने किया था ज्यूइश लोगों के खिलाफ। तो ये जो बयान था ब्राज़ील के राष्ट्रपति का, ये इसराइल को बड़ा चुभ गया है, और इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर इसराइल काच, उन्होंने स्टेटमेंट किया है और उन्होंने कहा कि ये जो लूला ने जो बयान दिया है हम उसको कभी नहीं भूलेंगे और ना ही कभी उसको माफ़ करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लूला का जो बयान है वो एंटी सेमेटिक एक्ट है। फ़िलिस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने आज बयान दिया, उसमें उसने कहा है कि जो खान यूनिस का एक हॉस्पिटल है अल अमर हॉस्पिटल, उसके सामने बम्बार्डमेंट इसराइल ने किया है और इसका असर हॉस्पिटल के में भी हुआ है, और हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसको सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। तो अल अमर हॉस्पिटल इस समय जो खान यूनिस है उसमें 3 बड़े हॉस्पिटलों में से एक ही हॉस्पिटल है। तो अभी एक हॉस्पिटल था अल नसीर हॉस्पिटल जो इसके बगल में पड़ता है, वहाँ पर इसराइल ने कार्रवाई की थी, अपनी सेना भेजी थी हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद वो हॉस्पिटल अब फंक्शन करना उसने बंद कर दिया है। वहाँ पर सप्लाई नहीं जा पा रही है और इस कारण उसके जो पेशेंट है उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो जो हॉस्पिटल है खान यूनिस हो गए या दूसरे गाजा के इलाके हो गए, तो वहाँ पर हॉस्पिटलों के ऊपर भी इसराइल सेना ने कार्रवाई की है, और नॉर्थ गाजा के जितने हॉस्पिटल है सारे के सारे बंद हो चुके हैं। केवल अभी खान यूनिस के 1-2 हॉस्पिटल है जहाँ अभी फंक्शन हो रहा है, और कुछ 1-2 रफ़ा में है, बाकी सारे हॉस्पिटल अभी फंक्शन करना उन्होंने बंद कर दिया है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने कंफर्म कर दिया है कि इसराइल आने वाले समय में अल अस्का मॉस्क के ऊपर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, रमज़ान के पीरियड के समय में भी। तो रमज़ान का जो महीना है वो शुरू होने वाला है, 10 मार्च से लगभग वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो नेतन्याहू का ऑफिस से कहा गया है कि ये जो डिसीजन लिया गया है बैलेंस डिसीजन लिया गया है, यानी कि दोनों पक्षों को ध्यान में रख के डिसीजन लिया गया है। अभी जो अल अस्का मॉस्क है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अक्टूबर 7 के बाद से ही लगना शुरू हो गया था, जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था। तो इसमें जो इसराइल सेना है वो उसने अल अस्का मॉस्क के सामने चेक पॉइंट लगा रखे काफ़ी सारे, और जो यंग लोग हैं जो जवान लोग हैं उनको मॉस्क के बाहर ही वो नमाज़ पढ़ना की अनुमति है उनकी, वो अंदर नहीं पढ़ सकते नमाज़, जबकि जो बूढ़े लोग हैं वो पढ़ सकते हैं कंपाउंड में, लेकिन जवान लोग नहीं पढ़ सकते। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये रमज़ान का महीना है उसमें भी ये चलता रहेगा। तो जो वफ़ा जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की एक न्यूज़ एजेंसी है उसने रिस्पांस किया है, और ये जो रिस्पांस है ये फ़िलिस्तीन के जो धार्मिक नेता उन्होंने रिस्पांस दिया है, और उन्होंने इसराइल के फ़ैसले को एक बहुत ही गलत फ़ैसला बताया, और कहा कि इसराइल जो अल अस्का मॉस्क है उस मॉस्क में मुस्लिम लोगों को जाने से रोक रही है, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस मॉस्क में मुस्लिमों को जाना में बिल्कुल प्रतिबंध लगा सकती है इसराइल की सरकार। तो अल अस्का मॉस्क जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है फ़िलिस्तीन लोगों और मुस्लिम लोगों के लिए। ये इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे होली साइट है मक्का मदीना के बाद, लेकिन ये साथ में जो ज्यूइश लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। ये टेम्पल माउंट इस नाम से ज्यूइश लोग इसको जानते हैं, और क्रिश्चियन लोगों के लिए भी बहुत पवित्र जगह है ये। तो ये जो मॉस्क है ये एक कहते हैं कि फ़िलिस्तीन की पहचान मानी जाती है।